महल के अंदर हर कोई कांपता था, क्योंकि वहां रहता था बादशाह का सबसे ताकतवर हिजड़ा लियू गोंगोंग। कहा जाता था कि अगर उसका मूड जरा भी खराब हो जाए तो वह बिना सोचे समझे किसी को भी मौत के घाट उतरवा देता था। वह बादशाह के सबसे करीबी लोगों में से था और उसकी ताकत इतनी बड़ी थी कि बड़े बड़े मंत्री भी उससे डरते थे। लियू गोंगोंग को खाने का बेहद शौक था। वह रोज इश्तबाज़ बार खाना खाता था, लेकिन जो भी रसोइया उसकी रसोई में जाता ज्यादातर जिंदा वापस नहीं आता, क्योंकि अगर उसे जरा भी लगे कि खाने का स्वाद ठीक नहीं है तो वह पूरे रसोई के परिवार को सजाए मौत दिलवा देता। एक बार तो हद ही हो गई। मछली खाते वक्त उसके गले में कांटा फंस गया। बस उसी गुस्से में उसने रसोई के पूरे लोगों के परिवार को मरवा दिया। उसका स्वभाव बेहद क्रूर था, लेकिन खाने के मामले में वह पागलपन की हद तक दीवाना था। एक दिन उसे खबर मिली कि चियाओ जियांगनान नाम की मशहूर सराय में 8 अमर सागर पार करते हैं नाम की एक खास डिश मिलती है, जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन डिश कहा जाता है। यह सुनते ही उसने 1 महीने पहले ही उस डिश की बुकिंग करवा दी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस दिन वह डिश बननी थी उसी दिन उस सराय का मुख्य रसोइया अचानक जहर खाकर मर गया। अब मुसीबत सराय के बाकी नौकरों पर आ गई। अगर किसी ने लियू गोंगोंग के लिए खाना नहीं बनाया तो वहां काम करने वाला हर आदमी मारा जाता। अच्छी बात यह थी कि मरने से पहले मुख्य रसोइये ने यह खास डिश अपने गूंगे शिष्य को सिखा दी थी। सरकारी सिपाहियों की निगरानी में उस गूंगे शिष्य को लियू गोंगोंग के सामने पेश किया गया। गूंगे ने बेहद निपुणता से खाना बनाना शुरू किया। पहली डिश तैयार हुई, हरी पहाड़ियों का रंग। लेकिन लियू गोंगोंग बेहद सावधान था। पहले छोटे हिजड़े खाना चखते, ये देखने के लिए कि उसमें जहर तो नहीं है। जब सब ठीक पाया जाता तभी वह खुद खाता। धीरे धीरे कई पकवान खत्म हुए। लियू गोंगोंग इतना खुश हुआ कि जैसे स्वाद में डूब गया हो, यहां तक कि उसे सपने में अपनी मां तक दिखाई देने लगी। 7वीं डिश के बाद उसने 8वीं डिश मंगवाने का आदेश दिया। तभी सराय के मालिक ने कहा कि 8वीं डिश 8 अमर सागर पार करते हैं को पास आकर देखना चाहिए, तभी उसका असली सौंदर्य समझ में आएगा। लियू गोंगोंग मान गया। उसे क्या पता था, इस डिश के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा है। जैसे ही वह गूंगे रसोई के पास पहुंचा, गूंगे ने अपने हाथ में पकड़ी काली लोहे की रसोई की छुरी कसकर थाम ली। वह 20 साल से इसी पल का इंतजार कर रहा था, क्योंकि 20 साल पहले जब लियू गोंगोंग के गले में मछली का कांटा फंसा था, उसी गुस्से में उसके पूरे लाच लोगों के परिवार को मरवा दिया गया था। वह गूंगा वही बच्चा था जो उस दिन सब कुछ खो चुका था। आज उसे बदला लेने का मौका मिला था, लेकिन यह सिर्फ उसकी कल्पना जितना आसान नहीं था। लियू गोंगोंग उससे 5 मीटर दूर ही रुका रहा। गूंगे ने इशारों से उसे और पास आने को कहा। उसकी हरकत देखकर मुख्य अधिकारी को शक होने लगा। हालात तनावपूर्ण हो गए। लोग दया की गुहार लगाने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लेकिन तभी ही गूंगे की एक हरकत ने लियू गोंगोंग की जिज्ञासा और बढ़ा दी। वह और भी दिलचस्पी से पास आने को तैयार हो गया। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला, अचानक एक छोटा सा हादसा हो गया और उसी बीच छोटे हिजड़े उसे संभालते हुए दूसरी तरफ ले गए। कहानी यहीं एक नए मोड़ पर आकर रुक जाती है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लियू गोंगोंग शौच के लिए जाने ही वाला था, तभी एक ऐसी घटना हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मुख्य प्रबंधक घबराया हुआ था। उसने कहा कि आज चाहे जान चली जाए, वह अपने स्वामी का एहसान जरूर चुकाएगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे। इसी बीच हालात इतने बिगड़ गए कि मुख्य प्रबंधक को समझ आ गया, अब चाहे इधर मरे या उधर, अंजाम एक ही है। उसने हल्का सा इशारा किया और छोटे हिजड़ों ने अपने भालों से लियू गोंगोंग का काम तमाम कर दिया। खबर फैल गई, लियू गोंगोंग मर चुका है। जब गूंगे ने सुना कि उसका दुश्मन यूं ही अचानक मर गया तो वह वहीं ठिठक गया। 20 साल, पूरे 20 साल उसने गूंगे बनकर बिताए थे, सिर्फ इस दिन के इंतजार में कि वह अपने हाथों से बदला ले सके। लेकिन किस्मत ने उससे वो मौका भी छीन लिया। वह इस सच को स्वीकार नहीं कर पाया और धीरे धीरे उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। वह एक पागल भिखारी बनकर सड़कों पर भटकने लगा। एक दिन उसने अपने गुरु की दी हुई काली लोहे की छुरी से एक मोटे आदमी को पत्थरों के बीच फंसे हुए बचाया। उस छुरी की धार इतनी तेज थी कि उसने पत्थर तक चीर दिया, लेकिन जिसे उसने बचाया वही कृतघ्न निकला। उस मोटे आदमी ने उस अनमोल छुरी को देख लालच कर लिया और मौका पाते ही उसे छीन कर भाग गया। वह मोटा आदमी कस्बे का एक कसाई था। लोग उसे साओ सान लियांग कहते थे, क्योंकि वह मांस बेचते वक्त हमेशा 3 तोले कम तौलता था। उसकी नजरें एक औरत पर थी, वानहुआ भवन की सबसे मशहूर नर्तकी मेन्यांग। वह उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। कई सालों से पैसे जोड़ रहा था ताकि उसे वहां से छुड़ा सके। आखिरकार एक दिन वह पैसे लेकर वानहुआ भवन पहुंचा, लेकिन वहां उसकी जमकर बेइज्जती हुई। उसे ताना मारा गया, अरे कसाई, यहां क्या करने आया है? तभी अचानक एक उड़ता हुआ चाकू आकर दीवार में धंस गया। सबके चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि यह संकेत था यी दाओ शेन आ चुका है। वह एक खूंखार तलवारबाज था जिसका नाम सुनते ही लोग कांपते थे। साओ सान लियांग कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस तलवारबाज के घोड़े ने उसे लात मार कर गिरा दिया। उसके सारे पैसे भी छीन लिए गए। उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। अगले ही दिन वह गुस्से में कसाई की छुरी लेकर बदला लेने निकल पड़ा, लेकिन वह उस तलवारबाज के सामने टिक ही नहीं पाया। कुछ ही पलों में उसे जमीन पर गिरा दिया गया।
तलवारबाज ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसके पेट पर स्याही से एक सुअर का चेहरा बना दिया। ये अपमान उसके लिए मौत से भी बदतर था। बेइज्जती से टूटकर वह शहर की दीवार पर चढ़ गया और कूदकर जान देने का फैसला किया। लेकिन तय समय वह पत्थरों के बीच फंस गया। उसी वक्त वहां से गुजर रहे पागल गूंगे ने उसे देखा। उसने अपनी तेज काली लोहे की छुरी से पत्थर काटकर उसे बाहर निकाला। लेकिन जैसे कसाई ने उस छुरी की ताकत देखी, उसकी नीयत फिर बदल गई। उसने छुरी छीन ली और सीधे वान हुआ भवन की तरफ दौड़ा। इरादा था मेइन यांग को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का। लेकिन जैसे ही वह अंदर घुसा, दरवाजे पर मालिकन ने उसका रास्ता रोक लिया। बड़े साहब, वह घबराकर बोली, और कहानी एक और टकराव की तरफ बढ़ने लगी। वान हुआ भवन की मालिकन ने उसे ताने मारते हुए कहा, घर जाओ और अपना सुअर काटो, यहां बार बार मत आया करो। हाथ में ये टूटी फूटी छुरी लेकर क्या कर लोगे? ये सुनते ही साओ सान लियांग का गुस्सा भड़क उठा। वह जैसे ही मालिकन को सबक सिखाने बढ़ा, तभी अचानक वहां पहुंचा वही दाऊ शियन। सबको लगा अब साओ सान लियांग गया काम से, लेकिन हुआ उल्टा। जैसे ही यी दाऊ शियन घोड़े पर सवार होकर उसकी तरफ झपटा, साओ सान लियांग ने अपनी काली लोहे की छुरी से एक ही वार में उसके घोड़े को 2 टुकड़ों में चीर दिया। अपनी सवारी को यूं करता देख यी दाऊ शियन आगबूला हो गया। वह बदला लेने दौड़ा। साओ सान लियांग जान बचाकर भागा। भागते भागते उसने एक शराब का घड़ा उठाकर उसकी तरफ फेंका, फिर तुरंत एक जलता हुआ लालटेन भी उछाल दिया। अगले ही पल यी दाऊ शियन आग की लपटों में गिर गया। एक दौर का खूंखार बदमाश एक लालटेन की आग में जलकर खत्म हो गया। और इसी एक घटना ने साओ सान लियांग को नया नाम दे दिया। वही इलाके का न्याबंग बन चुका था। आखिरकार वह दिन भी आया जब उसकी और मेन्यांग की शादी हुई। उसे लगा उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। लेकिन शादी के दिन ही एक सुंदर और पढ़ा लिखा युवक वहां पहुंचा। उसने दावा किया कि वह मेन्यांग का बचपन का प्रेमी है। पहले तो साओ सान लियांग को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने दोनों के शरीर पर बने जैसे आड़ू के फूल के निशान देखे, तो सच उसके सामने साफ हो गया। असल में सालों पहले मेन्यांग के घर पर मुसीबत आई थी। उसे मजबूरी में वान हुआ भवन में आना पड़ा। वहीं यी दाऊ शियन ने उसे अपने कब्जे में रखा था। अब जब यी दाऊ शियन मर चुका था, तो उसका बचपन का प्रेमी उसे वापस ले जाने आया था। मेन्यांग ने साओ सान लियांग से कहा, तुम बुरे इंसान नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारी नहीं हूं। यह सुनते ही उसका दिमाग सुन्न हो गया। गुस्से में उसने छुरी उठाई और उस युवक पर हमला करने दौड़ा। लेकिन तभी मेन्यांग ने भी वैसी ही काली लोहे की छुरी निकाल ली। असल में पिछली रात जब वह सो रहा था, उसने असली छुरी बदल दी थी। उसके हाथ में जो छुरी थी, वह नकली थी। गुस्से से पागल होकर साओ सान लियांग ने छुरी फेंक दी और युवक से हाथापाई शुरू कर दी। वह कसाई था, ताकतवर था। कुछ ही देर में उसने युवक को जमीन पर दबा लिया। जैसे ही वह जमीन पर पड़ी छुरी उठाकर वार करने वाला था, अचानक वह छुरी बीच से टूट गई। तभी सच्चाई सामने आई। असली छुरी तो अब भी उसी के पास थी, लेकिन चालाकी से हालात उसके खिलाफ मोड़ दिए गए थे। घबराहट और अपमान के बीच वह सब कुछ खो बैठा। आखिर में वह सिर्फ खड़ा देखता रह गया जब मेन्यांग अपने असली प्रेमी के साथ वहां से चली गई। असल में सबसे ज्यादा बदनसीब वही था। उसने सारी उम्र मेहनत करके पैसा जोड़ा, लेकिन जिस औरत के लिए सब किया, वही किसी और की निकली। कहानी के अंत में मेन्यांग और वह युवक भी उस काली लोहे की छुरी को अपने पास नहीं रखते। वे उसे एक खाई में फेंक देते हैं और साधारण शांत जिंदगी जीने के लिए दूर कहीं चले जाते हैं। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है, एक ऐसे इंसान की जिसने ताकत तो पाली, मगर मोहब्बत नहीं। अगर आपको